की बात है कि एक अर्जुन नाम का लड़का एक गांव में रहता था। वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो गांव के सरपंच के घर में काम किया करता था। एक दिन वो बाजार जाता है। वहाँ बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मटके देखता है, लेकिन उसे मटके सजावट के लिए नहीं बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए थे। उसने पूरा बाजार देखा। आखिर में उसको सिर्फ 2 मटके मिले जो बहुत सुंदर थे और उसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। तभी अर्जुन दुकानदार से कहता है, भैया ये मटके मुझे कितने में दोगे? तभी दुकानदार कहता है, भैया इन 2 मटकों का दाम 100 रुपया है। क्या 100 रुपया? हाँ भैया 100 रुपया। अरे दुकानदार जी, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। बाप रे बाप, देखिए भाई साहब, अगर आपको मटका लेना है तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। भाई साहब, क्या आप इसका प्राइस थोड़ा कम नहीं कर सकते? ठीक है, देखिए अगर आपको लेना है तो मैं 10-10 रुपए कम कर सकता हूँ, मगर मैं 90 रुपए से कम आपको नहीं दूंगा। एक मटके का प्राइस 90 रुपए होगा। बोलिए, दे दूं आपको? ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मटके लेने के बाद अर्जुन घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी बीवी पूछती है, अजी सुनिए, आज आप सारा दिन कहाँ थे? आप तो 5 बजे घर आ जाते हैं ना? अरे भगवान, मैं ना 2 मटके लेने बाजार चला गया था, बस वही मुझे देर हो गई। क्या मटके? किस लिए ये मटके लेने गए थे? हमें तो कोई मटके नहीं चाहिए। ये मटके क्यों लेकर आए हैं आप? अरे भगवान, इतने सारे सवाल एक साथ, अब सबका जवाब मैं देता हूँ, मगर भगवान क्या मुझे खाना नहीं दोगी? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी ना आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आप बैठिए, आराम करिए। ये कहकर अर्जुन की बीवी उसके लिए खाना लेने चली जाती है और खाना खाते हुए अर्जुन अपनी बीवी को बताता है, भगवान, सरपंच जी ने मुझसे 2 मटके लाने को कहा था। अच्छा। अगले दिन अर्जुन सरपंच के घर जाता है और उन्हें मटके दिखाता है। अरे भाई वाह अर्जुन वाह, अरे ये तो बहुत ही सुंदर मटके हैं। अब तुम रोज इसमें पानी भरकर लाना। जो हुक्म साहब। हमें पता है अर्जुन, तुम बहुत सुंदर मटके लेकर आए हो। अब अर्जुन उन्हीं मटकों में पानी भरने जाया करता और उन्हीं मटकों में सरपंच जी को पानी दिया करता था। एक दिन पानी भरते भरते अर्जुन के मटकों पर एक बाल जोर से आकर गिरती है। अरे भैया, ये मटके में दरार कैसे आ गई? अब मैं सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा? अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी से कहता है, मालिक मुझसे गलती हो गई। मालिक, इस मटके में थोड़ी सी दरार आ गई है। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम दूसरा मटका बाजार से जाकर ले आओ। नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है, लेकिन मैं अब इस मटके में पानी लेकर आऊंगा, चाहे मुझे 2 बार ही क्यों ना चक्कर लगाना पड़े। सरपंच अर्जुन की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितना भी अर्जुन को समझाएं वो मानेगा नहीं। अर्जुन पानी भरने के लिए रोज नदी के किनारे जाता और दोनों मटकों में पानी भरकर अपने कांधों पर रखकर ले आता। 2 मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था जिसमें से पानी हमेशा गिरता रहता और दूसरा बिल्कुल ठीक था। अर्जुन दोनों मटकों को एक साथ रखता, तभी दोनों मटके आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी जो ठीक वाला मटका होता है वो टूटे हुए मटके से कहता है, तुम तो बिल्कुल टूटे हुए मटके हो। तुम्हारे अंदर से सारा पानी गिर जाता है। तुम्हारी वजह से मालिक की मेहनत बहुत जाया हो जाती है। देखो मैं कितना ज्यादा पानी लेकर आता हूँ। मैं इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हूँ, इसलिए तो मालिक मेरे अंदर ज्यादा पानी लेकर आते हैं। और क्यों ना हो, मैं इतना ज्यादा पानी जो भर कर लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर टूटा मटका कहता है, देखो मेरे अंदर दरार पड़ गई है, इसलिए तुम मुझे देखकर मेरा मजाक बना रहे हो, मगर तुम्हें पता है दूसरे के दुख पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है। पहला मटका कहता है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे अंदर से पानी बहता है ना, तब मुझे देखकर हंसी आती है। अब मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ, मुझे हंसी ना आए तो क्या हो? अब ना मैं तुम्हें बस टूटा हुआ घड़ा ही कहूँगा, और जो भी तुम्हें देखेगा ना वो तुम्हें टूटा हुआ घड़ा ही कहेगा। अब क्या करें, तुम्हारे अंदर दरार जो है। ये सुनकर टूटा मटका उदास हो जाता है। सीधा साधा जो मटका होता है
वो हर वक्त टूटा मटका कहकर चुराता रहता है, जिसकी वजह से वो दरार वाला मटका बिल्कुल उदास रहता है। उसे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता। वो हर वक्त उसे एहसास दिलाता है कि वो किसी भी काम का नहीं, वो मालिक के किसी भी काम नहीं आ रहा। इसी वजह से टूटे मटके को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो अपने मालिक के किसी भी काम नहीं आ रहा होता। हर दिन की तरह अर्जुन मटकों में पानी भर के शहर की तरफ जा रहा था। तभी टूटे मटके ने अर्जुन से कहा, सुनिए मालिक, आप मुझे हटाकर कोई अच्छा सा मटका ले लें, मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता हूँ। अर्जुन कहता है, क्यों, क्या हुआ? मालिक, मैं सारा पानी नहीं लेकर जा सकता, मुझ में काफी सारी दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से इनमें से पानी गिरता रहता है। मैं आपके ऊपर सिर्फ एक बोझ हूँ, मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता। अरे, तुम अपनी सिर्फ बुराई देख रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे छुपी हुई अच्छाई देख रहा हूँ। तुम्हारे पीछे छुपी हुई अच्छाई मुझे नजर आ रही है, इसीलिए मुझे तुममें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी भी काम नहीं आ रहे? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। टूटा हुआ मटका कहता है, मालिक, वो कैसे? जब तुम रोज नदी से वापस आ रहे होते हो ना, तो तुम्हारा आधा पानी नीचे जमीन पर गिर रहा होता है। अरे, जिसके कारण फूल अच्छे से उग रहे होते हैं, और फिर भी तुम अपने आप को नाकारा कहते हो। क्या मालिक, मैं आपकी कोई मदद भी कर रहा हूँ? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो कैसे मालिक? जो फूल उगते हैं ना, इन सबको मैं बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। तुम्हें पता है, जिसके कारण मुझे अच्छा खासा फायदा होता है, और ये सब तुम्हारे ही कारण होता है। तुम अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। ओ मालिक, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं आपके काम भी आ सकता हूँ। मैं टूटा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूटे मटके से माफी मांगता है। तभी अच्छा मटका कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने इस हरकत पर, मुझे माफ कर दो। तो टूटा हुआ मटका कहता है, कोई बात नहीं यारा, तुमने अपनी गलती तो मानी, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती। हम किसी भी चीज को बेकार समझकर उसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि हर काम किसी न किसी कारण ही होता है। और अगर किसी को कोई चोट लग जाए या किसी में कोई खामी हो, तो दूसरे बंदों को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है। मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ, चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया। फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल, माँ देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ खजाना भी इसी घर में होगा, क्यों? पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ।
सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहां एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वह सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई देखा, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी। जादूगरनी रोते हुए, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जहां उसका टूटा हुआ घर था अब वो आलीशान घर में बदल चुका है। फिर मीरा इस घर में चली जाती है और वहां मीरा की बहन रीमा, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली, हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते वो सफेद पत्थरों की गुफा के पास पहुंच गए। तभी किताब ने जोर से कुछ किया और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। विकी चौंक गया, ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। जो नजारा देखा कि विकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात
और मोती मालाओं से भरा हुआ था। किताब बोली, विकी, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। विकी और अजय ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना भर लिया। लेकिन ये हम यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। उनको कैसे लेकर जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने एक सीटी बजाई और 2 घोड़े वहां आ गए। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। विकी खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विकी और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की।